हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हम जो 8वां लेसन पढ़ रहे थे ना, चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुज के प्रकार। ये हमारा 8वां लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने चतुर्भुज की रचना के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार, यानी चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। पिछले वीडियो में मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। मैं तुम लोगों को बताई थी ना, समतल बंद आकृति जो 4 रेखाखंड से बनी हो चतुर्भुज कहलाती है। यहाँ पे जो है ये इस तरह से बंद आकृति है, 4 भुजाएं हैं, मतलब ये 4 रेखाखंड है। रेखाखंड मतलब क्या होता है जानते हो? देखो ये जो होती है ना, ये रेखा होती है, तीर का निशान लगा मतलब रेखा। और इसमें जैसे कोई 2 बिंदु हम लेते हैं, जैसे मान लो बिंदु ए बी लिए, तो ये रेखाखंड है, मतलब इस एक रेखा का खंड होता है, इसलिए उसको रेखाखंड कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे ये जो आकृति दी गई है, ये आकृति कैसे 4 रेखाखंड है, मतलब ये 4 रेखा, ये देखा जाए तो ये रेखाएं हैं और इसके जो है 4 रेखाखंड। तो यहाँ पे ये जो बना है ये तुम्हारा चतुर्भुज है। ये जो है ये चतुर्भुज बंद आकृति 4 रेखाखंड से बंद आकृति है, चतुर्भुज कहलाती है। एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 शीर्ष बिंदु और 4 कोण होते हैं। मतलब जो चतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है, जो एक चतुर्भुज है उसमें देखो 4 भुजाएं, देखो 4 भुजाएं। अभी फ़िलहाल हम चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज के प्रकार अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये 4 भुजाएं हैं। फिर बोला है 4 शीर्ष, शीर्ष यानी जो शीर्ष बिंदु, जैसे ए, ये बिंदु ए शीर्ष बिंदु है, बी सी डी ये शीर्ष बिंदु है। और 4 कोण होते हैं। कोण देखो, एक पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा और चौथा कोण, ये 4 कोण होते हैं। ये तुम लोगों को पिछले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ कि एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 शीर्ष, 4 कोण होते हैं। और जो कोण होते हैं उस सभी कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। ये पूरा तुम्हारा जो है 360 अंश। कैसे 360 अंश हुआ? देखो यहाँ पे अगर इसको मिला दिए तो एक त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज में तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। दूसरे त्रिभुज में भी तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश। तो 180 और 180 मिलके कितना हुआ? 360 अंश। तो यानी कि जो चतुर्भुज होता है उसके चारों अंतःकोण, अंतःकोण यानी चतुर्भुज के अंदर के भाग में बना कोण, इसको हम ये कितना, इनका योगफल कितना होता है? 360 अंश। 4 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। जरूरी नहीं कि ए बी सी डी हो, कोई भी नाम हो सकता है। 4 शीर्ष बिंदु हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये तो चतुर्भुज के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद तुम लोगों को आया चतुर्भुज के प्रकार। अब जो चतुर्भुज के प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं? आयत, वर्ग, समलंब, समांतर, समचतुर्भुज, और फिर उसमें एक और आता है पतंग। तो अब हम जो पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज के बारे में बताऊंगी। आयत, वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में बताऊंगी, ये दोनों के बारे में, और पतंग के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में हम लोग आयत, वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं, और फिर उससे संबंधित जो कृति होगी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा चतुर्भुज के प्रकार में पहला प्रकार है आयत। आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। आयत जो है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और साथ में बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो उसको हम आयत कहते हैं। आयत में क्या है? जो सम्मुख की भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं। देखो, सम्मुख की भुजा समांतर, साथ में बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश। तो यहाँ पे देखो ये सम्मुख की भुजा है तुम्हारी, यहाँ पे ये आयत है, आयत ए बी सी डी, 4 भुजाएं हैं। सम्मुख की भुजा बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है। ठीक है, आयत के जो सम्मुख की भुजा, जैसे ए बी जो है वो डी सी के बराबर हुआ, ये ए बी और डी सी बराबर है, और ए डी और बी सी, ये ए डी है और ये बी सी, ये दोनों बराबर होते हैं। और साथ में सम्मुख की भुजा समांतर भी होती है, यहाँ पे दिया ना। और क्या बोला? प्रत्येक कोण 90 अंश। आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश। तो हमारी जो है आयत की परिभाषा क्या है? जिस चतुर्भुज के चारों कोण समकोण होते हैं
उस चतुर्भुज को समकोण चतुर्भुज या आयत कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रत्येक कोण 90 अंश है तो उसको आयत कहते हैं, या उसको समकोण चतुर्भुज भी कहा जाता है, समकोण चतुर्भुज भी कहा जाता है। ये आयत की परिभाषा है, ये आयत की आकृति है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें लिखना है। और आयत के हमारे जो हैं पॉइंट्स हैं, गुणधर्म हैं। आयत के गुणधर्म क्या हैं कि सम्मुख की भुजाएं परस्पर सर्वांग सम होती है, पहला पॉइंट। आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं, दूसरा पॉइंट। और आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये तीसरा पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट्स तुम्हें लिखना है अपनी नोटबुक में। जो यहाँ पे बता रही हूँ, चतुर्भुज की परिभाषा, फिर चतुर्भुज के प्रकार, फिर आयत की परिभाषा, आकृति, आयत के गुणधर्म, ये सब क्या है, आयत के ये गुणधर्म है। ये आयत के गुणधर्म, ये सब तुम्हें लिखना है और याद भी करना है, क्योंकि इसी गुणधर्म के आधार पे हम आकृति बनाएंगे, रचना करेंगे। और इसके अलावा 9th और 10th में भी ज्योमेट्री में तुम लोगों को आगे ये सब के ऊपर जो है प्रमेय मिलेंगे। इसके लिए तुम्हें ये सब पढ़ना ज़रूरी है, ये सब याद करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जानकारी दी गई है चतुर्भुज के प्रकार, सबसे पहले देखो तुम लोगों को चतुर्भुज के बारे में दिया गया, ये पूरा लिखना है। फिर चतुर्भुज के प्रकार लिखना है। फिलहाल प्रकार तुम लोग सब लिखोगे इस वीडियो में, भले मैं तुम लोगों को ये 3 के बारे में बता रही हूँ, लेकिन नोटबुक में सब लिखना। फिर उसके बाद है आयत, आयत की परिभाषा, आयत की आकृति और आयत के गुणधर्म, ये लिखना है। फिर उसके बाद अगला प्रकार है वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वह प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो वर्ग कहलाता है। मतलब आयत की जैसे है, लेकिन आयत में सम्मुख की भुजा सर्वांग सम होती है, इसमें सभी भुजाएं समान होंगी, यानी चारों भुजाएं, 4 भुजाएं होते हैं, चारों के चारों समान होंगे और प्रत्येक को 90 अंश होगा, तो उसको हम कहेंगे वर्ग। देखो यहाँ पे ये वर्ग है, ABCD, सभी भुजाएं समान होंगी और यहाँ प्रत्येक कोण 90 अंश होगा। और ये जो है ये आयत के विकर्ण है, ये जो वर्ग के विकर्ण है, ये जो बना है ना ये वर्ग का विकर्ण है, इसलिए देखो यहाँ लिखा है ना विकर्ण। और जो विकर्ण होते हैं वर्ग के वो 90 अंश पे प्रतिच्छेदित करते हैं। आयत के विकर्ण भी जो है प्रतिच्छेदित करते हैं, लेकिन जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो 90 अंश पे प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित भी करते हैं और समकोण पे प्रतिच्छेदित। ये है तुम्हारा वर्ग के गुणधर्म। पहला, विकर्ण की लंबाई समान होती है, अर्थात वे सर्वांग सम होते हैं। मतलब कोई भी एक कथन लिखना, विकर्ण की लंबाई समान होती है, या लिखोगे विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, विकर्ण सर्वांग सम होते हैं लिखो, या विकर्ण की लंबाई समान है, दोनों में से कोई एक। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी जानते हो, ये हमारा विकर्ण है ना, तो ये हमारा वर्ग है, ये उसके विकर्ण है। तो ये जो बिंदु है हमारा, ये प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो ये भुजा और ये भुजा समान होगी, ये भुजा और ये भुजा समान होगी, तो इसको हम कहेंगे कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, यानी 2 समान भाग में विभाजित करते हैं ये विकर्ण जो है। ठीक है, तो ये हमारा गुणधर्म है। इसके अलावा अगला गुणधर्म क्या है, विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। हमने देखा ना, ये दोनों विकर्ण मिल रहे हैं तो कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, समकोण पे, ऊपर भी आकृति में देखे। फिर अगला है विकर्ण वर्ग के सम्मुख कोण को समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकर्ण है, यहाँ पे वर्ग है ना, ये वर्ग का जो विकर्ण है, अब जैसे ये विकर्ण हमने खींचा तो देखो एक कोण ये है और ये कोण है, ये तो सम्मुख के कोण हुए ना, इसको समद्विभाजित करते हैं। जैसे मान लो ये 60 अंश का कोण, सॉरी ये 90 अंश है ना, तो ये 45 और ये 45, ये भी 45 और ये भी 45। उसके अलावा दूसरा जो बनाओगे, ये विकर्ण बनाओगे तो ये भी जो है समद्विभाजित यानी समान भाग में विभाजन करना। चूँकि वर्ग के सभी कोण 90 अंश होते हैं तो ये कितना होगा, 45। तो ये वर्ग के गुणधर्म। वर्ग की परिभाषा लिखना है,
आकृति बनाना है और उसका गुणधर्म लिखना है। कृति हम लोग अगले वीडियो में लिखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन ये सब लिखना और सब याद करना है, क्योंकि ये तुम लोगों को आगे 9th और 10th में भी ज़रूरत पड़ेगी ये सब गुणधर्म की। प्रमेय पढ़ोगे, रचना करोगे, तो वहाँ तुम्हें सब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, रोम्बस। समचतुर्भुज भी एक प्रकार से देखा जाए तो वर्ग ही है, सभी भुजा समान होती है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, जो कोण होते हैं ना, प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मतलब प्रत्येक कोण 90 अंश हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। अगर हो गए तो वो वर्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या दिया है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वो समचतुर्भुज कहते हैं। ये उसकी परिभाषा हो गई समचतुर्भुज की। इंग्लिश में उसको रोम्बस कहते हैं। आकृति बना लेना। फिर उसके बाद उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं और समचतुर्भुज के समूह के कोण बराबर होते हैं। जो समचतुर्भुज हैं, देखो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। फिर उसके जो विकर्ण होते हैं परस्पर लंब होते हैं। लंब मतलब क्या होता है कि ये जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो 90 अंश पे प्रतिच्छेदित करते हैं। और समूह के कोण परस्पर बराबर होते हैं। जो समचतुर्भुज के जो समूह के कोण होते हैं वो समान होते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा जो है, ये जो कोण है ये तुम्हारा 50 अंश का है, तो ये भी 50 अंश का होगा। समूह के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये समचतुर्भुज के गुणधर्म थे, मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट्स, ये उसके गुणधर्म हैं, ये हमें लिखना है। समूह के कोण सर्वांगसम होते हैं। फिर समचतुर्भुज के विकर्ण के समूह के कोण तो सर्वांगसम होते हैं और साथ में विकर्ण जो होते हैं समूह के कोण को समद्विभाजित भी करते। समद्विभाजित यानी समान भाग में। और इसके अलावा विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और साथ ही परस्पर समकोण बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा समचतुर्भुज के गुणधर्म। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो हमें तुम्हारी नोटबुक में तुम्हें क्या क्या लिखना है, चतुर्भुज की परिभाषा, चतुर्भुज की परिभाषा आकृति के साथ लिखना है। फिर उसके बाद उसके प्रकार लिखने हैं। फिर उसके बाद तुम्हें आयत की परिभाषा आकृति के साथ, हाँ। फिर आयत की परिभाषा आकृति के साथ, ये सब लिखना है कॉपी में। उसके बाद आगे की कृति करना, पहले ये सब लिखना। फिर उसके बाद आयत के गुणधर्म, अभी तो ये सब यहाँ पे इस वीडियो में सब दिया, उसी में से देख के लिखना। फिर उसके बाद है तुम्हारा वर्ग की परिभाषा आकृति के साथ। फिर उसके बाद वर्ग का गुणधर्म, 6वां पॉइंट वर्ग का गुणधर्म। और फिर उसके बाद तुम लोगों को ये 6 पॉइंट्स हो गए। 7वां पॉइंट समचतुर्भुज, 7वां पॉइंट समचतुर्भुज की परिभाषा आकृति के साथ, ये सब लिखना है नोटबुक में आकृति के साथ। और फिर उसका समचतुर्भुज की गुणधर्म, ठीक है। जो गुणधर्म है ना वो लिखना, महत्वपूर्ण बिंदु जरूरत नहीं, गुणधर्म में तीनों पॉइंट्स आ ही जाते हैं ना, गुणधर्म लिखना। तो इस तरह से हमारा ये जो है आयत के कुछ प्रकार इस वीडियो में कंप्लीट हुए। अभी आगे समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और पतंग के बारे में हम लोग अगले गुरुवार पढ़ेंगे। अगले गुरुवार को भेजूंगी उसके बारे में। तो यहाँ पे इतना सब नोटबुक में कंप्लीट करो। कंप्लीट करके उसे याद भी करना है, बहुत ज़रूरी है ये सब याद करना, क्योंकि ये सब याद किए रहोगे तो तुम्हें 9th में भी 10th में भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम्हें आगे भी काम देगा। तो सब कंप्लीट करके याद करना है। थैंक यू।